नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूँ, शांति करता हूँ उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। प्रिय दर्शकों, आज मैं यात्रा के लिए निकला हूँ। सवाल आपके जवाब हमारे कार्यक्रम यानी जो शुक्रवार के दिन प्रदर्शित होता है, मैं आपको माँ भगवती मणिकर्णिका का दर्शन उस दिन कराऊंगा। तो आज उसी यात्रा में हूँ। गंगा जी के इस तरफ हम लोग आए हुए हैं। ये गंगा जी की लहरें आपको यहाँ दिखाई पड़ रही होंगी और हम लोग दशाश्वमेध घाट के आसपास हैं। आइए ज्योतिष जिज्ञासा का ये कार्यक्रम यहीं पर हम पूरा कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो सायन गोस्वामी का है। इन्होंने पूछा है, अगर एक पाप ग्रह और एक शुभ ग्रह सम सप्तम में आ जाएं या एक दूसरे को देखें तो प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए, ये देखने की बात है, समझने की बात है। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव आमने सामने हो तो अब शनि अपनी विच्छेदात्मक दृष्टि देवगुरु पर डालेंगे तो देवगुरु के कारकत्व में निसंदेह कमी आएगी। देवगुरु जिन चीज़ों के कारकत्व रखते हैं उसमें कमी आएगी, जिस भाव में बैठे हैं उसके प्रभाव में कमी आएगी। अब देवगुरु का काम है कि वो शनि, क्योंकि इनकी दृष्टि अमृतमयी है, तो शनि से संबंधित जो कमियां, जिस भाव में शनिदेव बैठे हैं उस भाव में जो कमी उत्पन्न हो रही है उसमें और पूर्ति कर देंगे। तो यहाँ उल्टा होगा। हो सकता है जिस भाव में देवगुरु बैठे हैं शनि की दृष्टि के कारण उस भाव में कोई विशेष अंतर तो नहीं आ पाए, लेकिन दृष्टि जहां शनिदेव बैठे हैं और देवगुरु की उस पर पड़ेगी उसमें विशेष प्रभाव आएगा। अब इसमें भी ये देखना होगा, जैसे आपने पूछा ना कि एक शुभ ग्रह एक पाप ग्रह है, अब ये देखना होगा कि किसका बल ज्यादा है, शुभ ग्रह का बल ज्यादा है या पाप ग्रह का बल ज्यादा है। दोनों में किसका बल ज्यादा पड़ रहा है ये देखने के बाद ही हम प्रभाव तय करेंगे। और ये संजय शर्मा हैं, इन्होंने पूछा है, अगर चंद्रमा लग्नेश के नक्षत्र में हो तो यह कैसा परिणाम देगा। निसंदेह श्रेष्ठ, परंतु ये देखना होगा कि वो ग्रह कौन है, किस ग्रह के नक्षत्र में है। पाप ग्रह, अब मान लिया जाए लग्नेश शुभ ग्रह हैं और ऐसे शुभ ग्रह के नक्षत्र में अगर चंद्रमा है तो निसंदेह वो बहुत श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाएंगे। वैसे देखा जाए तो जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी के भी नक्षत्र में हो, इससे ज्यादा प्रभावी ये होता है कि चंद्रमा के नक्षत्र में कौन बैठा है। चंद्रमा के नक्षत्र में जब पाप ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु इत्यादि आ जाते हैं तो ये कहीं ज्यादा जातक को मानसिक रूप से अशांत करने वाले बनते हैं। ये जयश्री रंजन हैं, इन्होंने पूछा है कि लग्न अधिपति कमजोर या मृत हो मगर लग्न डिग्री युवावस्था में हो और लग्न नक्षत्राधिपति बली हो तो लग्न बली है या कमजोर। निसंदेह लग्न तो तब भी कमजोर माना जाएगा, लेकिन देखिए लग्न के बली होने में कई तरह की बातें देखी जाती हैं। लग्न का बल, लग्नेश का बल, लग्न में जो नक्षत्र है उसके अधिपति का बल, लग्न पर दृष्टि भी ग्रहों की पड़ती है तो उससे भी लग्न बली होता है। तो यहाँ लग्नेश कमजोर है तो लग्नेश के एकमात्र कमजोर होने से भी लग्न कमजोर कहा जाएगा। लेकिन चूंकि ये प्लस पॉइंट क्या यहां निकल करके आया कि वो जिस लग्न के जो नक्षत्र लग्न में जो है उसके अधिपति बली स्थिति में है तो कहीं ना कहीं बल तो मिल ही रहा है। उसमें भी अगर कहीं शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पर पड़े इससे भी लग्न को बल जाएगा। राजीव कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है, तुला लग्न में राहु 10वें घर में 21 अंश 27 कला पर हैं, क्या ये शुभ फल देंगे। देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से मैंने सदैव अपने कार्यक्रमों में आपको बताया है कि दशमस्थ राहु अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक है। दशम में राहु हो तो राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे बड़ा ही शुभ माना जाएगा और ये जातक को राजनीति में श्रेष्ठ सफलता प्रदायक बनेगा। बाकी के शुभ आप किस मामले में मान रहे हैं। अगर आप शुभ सफलता के दृष्टिकोण से मान रहे हैं, जैसे खूब धन हो जाए, मान सम्मान समाज में होगा, लेकिन यह भी संभव है कि जातक के पिता के साथ मतभेद हो सकता है जातक के घर में भी थोड़ा बहुत कलह का वातावरण बने। लेकिन अगर आप भौतिक सुखों की बात करें तो मैंने दशमस्थ राहु के सदैव श्रेष्ठ फल ही देखे। नवीन कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है, तुला लग्न में 6ठे भाव में सूर्य राहु और 12वें में गुरु केतु हो तो गुरु के महादशा में गुरु क्या फल देंगे।
तुला लग्न में छठे भाव में सूर्य राहु और 12वें भाव में गुरु केतु। यहाँ देखा जाए तो गुरु केतु की युति, केतु गुरु के बल को बली करेंगे और यहाँ गुरु विपरीत राजयोग में है। गुरु यहाँ पर विपरीत राजयोग में है। अगर इस प्रश्न जो आपने किया है नवीन जी, अगर शुक्र बली स्थिति में है तो विपरीत राजयोग का फल होगा और विपरीत राजयोग में होने के कारण गुरु अपनी दशा अंतर्दशा में श्रेष्ठ फल प्रदायक बनेंगे। अब श्रेष्ठ फल मैंने हमेशा बताया कि विपरीत राजयोग का अर्थ क्या है? परिस्थितियों के विपरीत जाकर के जातक जब संघर्ष करता है और उस संघर्ष से जो परिणाम निकाल करके लाता है वो तो निसंदेह ये श्रेष्ठ होगा। और ये दिव्य ज्योति त्रिपाठी, इन्होंने पूछा है कन्या लग्न में 11वें भाव में कर्क राशि में गुरु चंद्रमा मंगल एक साथ हैं और उन पर 9वें भाव में बैठे शनि की दृष्टि पड़ी है। क्या नीच भंग राजयोग, लक्ष्मी योग और गजकेसरी योग होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि सारे योग तो बनेंगे, लेकिन मैंने क्या कहा था कि कोई राजयोग बन रहा हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वो राजयोग और बलवान, कोई दुर्योग बन रहा हो उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वो दुर्योग कमजोर, लेकिन कोई राजयोग बन रहा उस पर शुभ ग्रह पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो राजयोग के प्रभाव में कमी, कोई दुर्योग बन रहा उस पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो दुर्योग और बलवान। तो यहाँ जो आपने प्रश्न पूछा है गजकेसरी योग का भी फल है। गुरु चंद्रमा मंगल तीनों एक साथ बैठे हैं, लाभ भाव में अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी कमी तो होगी ही। और नियति सिंह हैं, इन्होंने पूछा है कि यदि धनुलग्न की कुंडली में लग्नेश गुरु अष्टम में उच्च के लेकिन केतु से दृष्ट हैं, इसका क्या फल होगा? धनुलग्न की कुंडली में लग्नेश अष्टम में बैठे हैं, यहाँ देखा जाए तो गुरु उच्च के हो जाएंगे। और आप मेरे अगर कार्यक्रम को देखती हैं तो मैंने बताया था पार्श्वगामिनी दृष्टि शुक्र के पास और गुरु के पास, जब भी ग्रह अपने कारक भाव पर दृष्टि डालता है तो धन भाव देवगुरु बृहस्पति का कारक भाव है, गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। उच्च राशि में बैठे हैं और लग्नेश भी हैं। लग्नेश होकर के अष्टमस्थ होने से दोष होता, लेकिन उच्च राशि में हो गए हैं, फलस्वरूप लग्नेश बली माने जाएंगे और यहाँ पर बैठ करके वो दृष्टि डालेंगे धन भाव पर, धन की स्थिति मजबूत करेंगे। बल्कि 12वें में बैठे केतु की दृष्टि अगर पड़ रही है गुरु पर तो ऐसी अवस्था में कोई दिक्कत नहीं है, गुरु की दृष्टि केतु पर हो जाएगी, यहाँ कोई समस्या नहीं होने वाली है विशेष। और अभिजीत पहरी या पहाड़ी क्या है? ठीक है अभिजीत जी, आपने पूछा है कि मिथुन लग्न की कुंडली में बुध और शुक्र दशम भाव में 14 और 28 डिग्री में है, यानी बुध 14 और 28 डिग्री में शुक्र और गुरु तीसरे भाव में 9 डिग्री में है, वक्री हैं। शनि और चंद्र अष्टम भाव में कौन सा रत्न पहनना चाहिए? मिथुन लग्न की कुंडली में बुध और शुक्र दशम भाव में बैठे हैं, तो मिथुन लग्न की कुंडली के दशम भाव में मीन राशि हो जाती है, तो मीन राशि में आपके बुध नीच राशि में और गुरु आप कह रहे हैं कि तृतीय भाव में बैठे हैं और ऊपर से वो वक्री भी हैं। आप केवल और केवल शुक्र का रत्न धारण करिए, उपल, उसको मध्यमा उंगली में धारण करिए या हीरा सक्षम अपनी क्षमता के अनुसार। और गोविंद कृष्णा है, गोविंद कृष्णा का प्रश्न है सिंह लग्न की कुंडली में चंद्र दशम भाव में 29 अंश पर और चंद्र के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं। सिंह लग्न की कुंडली में चंद्र दशम भाव में 29 अंश पर, चंद्र के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं, सूर्य की सप्तम दृष्टि चंद्र पर है, क्या यह केमद्रुम योग माना जाएगा? जी गोविंद साहब, ये केमद्रुम योग बिल्कुल माना जाएगा। देखिए, सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर होने का क्या मतलब हुआ? चंद्रमा पूर्णिमा के हुए, तो चंद्रमा पूर्णिमा के हो, आपसे मेरे कार्यक्रम में आपने क्या सुना कि चंद्रमा उच्च के हो तो नीच के हो तो बात लगभग बराबर ही होती है, दोनों में ही मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति बनती है। अब यहाँ चंद्रमा पूर्णिमा के हैं, बली हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीड़ित भी है केमद्रुम से, तो केमद्रुम लागू होगा और मानसिक अशांति और परेशानियों को देने वाला भी होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और अगला जो प्रश्न है वो भार्गव जी हैं, भार्गव जानी, आपने पूछा है कि तुला लग्न की कुंडली में 7वां घर नीच शनि के साथ शुक्र हो तो यहां पर शनिदेव कैसा फल देंगे, क्योंकि 7वें में शनिदेव दिग्बली होते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए, यहां पर शनिदेव अगर नीच राशि के भी हैं तो निसंदेह 100% नीच वाला प्रभाव नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको यहां भाव बल मिल रहा है। सप्तम भाव में
शनिदेव भाव बल प्राप्त कर रहे हैं। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ तुला राशि होती है, तो तुला राशि होने के चलते उच्च राशि इनकी बन जाती है। फलस्वरूप नीच राशि में होने के बावजूद ये 100% नीच का प्रभाव देने वाले नहीं माने जाएंगे। अब सवाल उठता है कि शनिदेव जब कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं तो कुछ तो उनका दुष्प्रभाव होगा। बस वही दुष्प्रभाव है कार्यों को विलंबित करना, इसके अलावा कोई दुष्प्रभाव आप नहीं देख सकते हैं। बाकी पूर्णतः वो नीच वाली स्थिति में नहीं है। विलंब तो जीवन में हर चीज को कर देंगे, लेकिन फिर भी यहां पर उन कालपुरुष की कुंडली में उच्च राशि होने के समान बहुत हद तक उनके नीचत्व में कमी आएगी। और यश पोखरियाल जी हैं, इन्होंने पूछा है तुला लग्न की कुंडली में लग्न का स्वामी पराक्रम में और पराक्रम का स्वामी लग्न में कैसा प्रभाव होगा। अगर आप मेरे कार्यक्रम में जन्म कुंडली अध्ययन में कई बार ऐसा विषय आता है और मैं यहाँ सिर्फ जोर देकर के एक ही बात कहता हूँ कि मुहर लगा करके प्रकृति ने आपको भेजा है। अपने जीवन काल का मूल मंत्र याद रखिए, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ और पुरुषार्थ। आपके जीवन काल में कुछ है तो केवल और केवल पुरुषार्थ है, क्योंकि आपके लग्नेश पराक्रम से जुड़े हैं, आपका व्यक्तित्व पराक्रम से जुड़ा है और आपका पराक्रम आपके व्यक्तित्व से जुड़ा है। तो पुरुषार्थ जितना अधिक करेंगे उतना ज्यादा आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। तो पुरुषार्थ ही आपके जीवन का एक मात्र मूल मंत्र है। सुनील दुबे जी हैं, इन्होंने पूछा है कि तुला लग्न में षष्ठेश और पराक्रमेश देवगुरु बृहस्पति हैं तथा बृहस्पति लग्न में बैठे हैं। लग्न पर सप्तम में बैठे शनि की दृष्टि है और लग्नेश शुक्र दशम में बैठे हैं, तो क्या फल होगा। क्या जातक आजीवन संघर्षों से घिरा रहेगा और धनहीन होगा। देखिए, शुक्र को दशम में कोई विशेष कारक नहीं कहा गया है। क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं, तो दशम में कैसे होंगे? दिग्बल से सर्वथा विहीन। एक दूसरा, अब आपने कहा कि तुला लग्न में देवगुरु बृहस्पति कहां पर बैठे हैं, तो लग्न में। तो तुला लग्न की कुंडली में देवगुरु कारक नहीं हो सकते। अब सीधी सी बात है, षष्ठेश का जाकर के लग्न में बैठना, षष्ठ भाव किस बात का द्योतक है? तो रोग, रिपु और ऋण का। तृतीय भाव पराक्रम संघर्ष का है तो ये अच्छा, लेकिन यहां देवगुरु चूंकि कारक नहीं है। अब बड़ा मंथन का विषय है कि क्या देवगुरु की शुभता समाप्त हो जाएगी? देवगुरु का लग्न में होना अपने आप में जातक को अद्भुत बना देता है, तो क्या वो सारे अद्भुत वाली बातें समाप्त हो जाएंगी? नहीं, देवगुरु का लग्न में होना ही अपने आप में विशेष है। जातक तो अद्भुत है ही, लेकिन हां, उसके जीवन में संघर्ष लगातार बना रहेगा, परिश्रम उसको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर के ही वो चीजों को हासिल कर पाएगा जो उसको मिलना चाहिए। अब जैसा कि आपने कहा लग्नेश शुक्र दशम में बैठे हैं, तो जैसा मैंने कहा कि दिग्बल से हीन हो गए हैं, तो इनको भी थोड़ा सा कमजोर आप समझिए। लेकिन अब एक सूत्र खड़ा होता है यहां पर, चूंकि आपने कहा कि शनि की दृष्टि लग्न पर है, तो लग्न पर शनि की दृष्टि के कारण वैसे तो ये समसप्तक स्थिति बनी, पर शनिदेव की दृष्टि लग्न पर हर कार्य को विलंबित करने वाली होगी। लेकिन कमाल क्या है कि ये सभी ग्रह गुरु से केंद्र में हैं। जैसे गुरु शुक्र से, शुक्र गुरु से, शनि शुक्र गुरु सबसे केंद्र में है, तो केंद्र में ये तीन ग्रह होने से कम केंद्र को मजबूत तो माना ही जाएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर जन्म कुंडली में केंद्र बली अवस्था में है तो यह भी अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। केंद्र के पास बल है तो जो थोड़ी बहुत कमी कहीं हो रही होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी। और अगला प्रश्न है शिव शंकर साव जी का। इन्होंने पूछा है कि मकर लग्न की कुंडली में 6, 8, 12 भाव के स्वामी अगर लग्न में हो, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है गुरु का नीच भंग हो रहा है, बुध भाग्य का, गुरु पराक्रम का फल, उचित मार्गदर्शन करें, बस इतना ही इन्होंने लिखा है। देखिए, मकर लग्न की कुंडली में 6, 8, 12 भाव के स्वामी अगर हैं तो सीधी सी बात है कि भाग्येश भी तो हैं बुध, तो भाग्येश का लग्न में होना श्रेष्ठ है। अब इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि गुरु व्ययेश और पराक्रमेश होकर के लग्न में बैठे हैं तो पराक्रम तो जीवन में रहेगा, लेकिन संघर्ष भी लगातार बना रहेगा, यानी संघर्ष से पीछा नहीं छूटने वाला है। पर यह जरूर है कि भाग्येश लग्न में हैं, फलस्वरूप भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के सहारे ही सही आपके सारे काम बनते रहेंगे। और ये MR शर्मा हैं, इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न में 9वें भाव में केतु, सूर्य, बुध, 10वें भाव में मंगल 25 डिग्री और 12वें भाव में गुरु 3 डिग्री, शनि 16 डिग्री, क्या मूंगा पहन सकते हैं? वृषभ लग्न में 9वें भाव में केतु, सूर्य, बुध बैठे हैं, 10वें भाव में मंगल और 12वें भाव में गुरु, शनि। साहब, मूंगा पहनने की आवश्यकता वृषभ लग्न में बिल्कुल नहीं है। आप मूंगा क्यों पहनेंगे? आप अपने बुध की स्थिति को देखिए और जरूरत हो तो बुध का रत्न एक बार विचार करके धारण कर सकते हैं। बाकी मैं
आपके लग्नेश के रत्न की चर्चा करूंगा, क्योंकि शनिदेव तो 12वें भाव में बैठे हैं। मूंगा का तो सलाह ही नहीं दे सकता हूं आपको, मूंगा धारण ना करें। प्रियंका यादव हैं, इन्होंने पूछा है कि यदि मीन लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में केमद्रुम योग हो तथा उस पर मंगल की दृष्टि हो तो क्या प्रभाव होगा। मीन लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में तो सीधी सी बात है तुला राशि हो जाती है, तो केमद्रुम योग है, मंगल की दृष्टि से केमद्रुम योग भंग नहीं होगा। यहाँ केमद्रुम योग होने का मतलब ही है कि मानसिक अशांति और परेशानी बनेगी, बल्कि अगर आप चंद्र कुंडली अपना बना लें तो मंगल चंद्रमा आमने सामने हो जाएंगे। फलस्वरूप मानसिक अशांति, जल्दबाजी, धैर्य की कमी की स्थिति भी बन जाती है। चंद्रमा मंगल के साथ हो, चंद्र मंगल योग जिसकी आप चर्चा करते हैं, या मंगल चंद्रमा आमने सामने हो, तो दोनों ही अवस्थाओं में एक समस्या सदैव बनी रहती है कि जातक के जीवन काल में धैर्य की कमी होना, हर कार्य में कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी ही कर देगा, जिसके चलते उसके कार्य में गड़बड़ी हो जाती है। तो ये समस्या तो आती ही आती है। और अगला प्रश्न है प्रवीण प्रकाश जी का, इन्होंने पूछा है वृषभ लग्न और सिंह राशि। लग्न में मंगल, शुक्र मीन राशि में, लग्न में मंगल है, शुक्र मीन राशि में, शनि राहु मकर राशि में हो तो स्वास्थ्य कैसा होगा। वृषभ लग्न और सिंह राशि, लग्न में मंगल। देखिए वृषभ लग्न में अगर देखें तो लग्नगत मंगल जाकर के बैठे हैं, शुक्र मीन राशि में है, यानी लग्नेश उच्च राशि में, बहुत अच्छी बात है। परंतु राहु और शनि की युति आपने बताई है। ज्योतिष शास्त्र का ये कथन है कि शनि राहु संयुतः सर्वदा रोग संयुतः, ये सदैव कोई ना कोई रोग जातक के जीवन काल में ला ही देता है। वैसे तो लग्नेश अच्छी स्थिति में है, फलस्वरूप वो बहुत हद तक बचाने का काम करेंगे, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी परेशानी रहेगी। और ये जय मौर्य हैं, इन्होंने पूछा है कि मीन लग्न में गुरु मूल नक्षत्र में धनु राशि में है और केतु 9वें भाव में है, क्या गुरु केतु के नक्षत्र में कमजोर होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो अच्छी स्थिति है और गुरु के बल में वृद्धि है, क्योंकि केतु आपने बताया कि 9वें भाव में बैठे हुए हैं। वैसे भी धनु राशि में गुरु हैं तो सीधी सी बात है बली है। सूर्य प्रकाश वर्मा है, इन्होंने पूछा है कि धनुलग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में शुक्र उच्च के बैठे हैं, शुक्र पर गुरु और चंद्र की दृष्टि पड़ रही है, तो इस कुंडली में शुक्र कैसा फल देंगे, क्योंकि धनुलग्न में शुक्र मार्केश होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। धनुलग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में शुक्र उच्च के हैं तो पहले तो ये मालव्य योग हो गया। अब ऐसे मालव्य योग पर गुरु और चंद्रमा दोनों की दृष्टि का पड़ जाना अपने आप में अद्भुत हो गया। तो जो भी शुक्र का मार्कत्व है भी वो समाप्त हो जाएगा और ऐसा शुक्र निसंदेह श्रेष्ठ शुभ फल प्रदायक बनेगा। यानी एक तरह से देखें तो इस प्रश्न में जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, शुक्र का मार्कत्व तो जा ही रहा है, वो बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाला बन जाएगा। और शिव सैलवाल ये हैं, इन्होंने पूछा है कि अगर धनुलग्न में षष्ठेश एकादश में हो तो क्या वह तब भी भाव से संबंधित प्रभाव में कमी करेगा। धनुलग्न में षष्ठेश एकादश में, ये तो छठे से छठा हुआ, ये तो बहुत अच्छा है ना। जैसे अष्टम से अष्टम आयु का प्रभाव कैसे देखते हैं, 8वें से 8वां, भाग्य का प्रभाव कैसे देखते हैं, 9वें से 9वां, वैसे ही छठे से छठा ऐसा जातक तो जबरदस्त ऋण ले जीवन काल में, और ऋण का ही काम करके या ऋण से संबंधित काम करके भी पैसा ले सकता है। ऐसा जातक ब्याज इत्यादि का काम करके पैसा कमा सकता है, स्वयं ऋण लेकर के भी जीवन काल में बुलंदी हासिल करेगा। और अभिषेक मिश्रा हैं, इन्होंने पूछा है कुंडली में राहु और मंगल की युति है, द्वितीय भाव में, अष्टम में और शनि और केतु हैं, लग्नेश सूर्य सप्तम में, क्या फल मिलेगा। देखिए राहु और मंगल का द्वितीय भाव में होना, पहले तो वाणी की कड़वाहट, द्वितीय भाव में वाणी की कड़वाहट, अष्टम में शनि और केतु, ये स्वास्थ्य में कई प्रकार के, हालांकि शनि आयु वृद्धि करेंगे परंतु स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का कारण बनेंगे। और लग्नेश का जाकर के सप्तम में बैठना ये ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्य सप्तम में अगर देखें तो कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि होती है, यहाँ पर नीच के समान फल देने वाले बन जाते हैं। तो ये जो प्रश्न आपने पूछा है, जातक के स्वभाव में थोड़ी कड़वाहट और जीवन में संघर्ष की स्थिति को आप दर्शा रहे हैं। शनिदेव कुंडली के अष्टम में भी बैठ करके संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। और रीति जी हैं, इन्होंने पूछा है कि कुंभ लग्न में शनि उच्च के पर नवमांश कुंडली में शनि सूर्य मंगल 11वें भाव में एक राशि में बैठे हैं। अब ये एक राशि में एक साथ वाली राशि आप कह रहे हैं या एक नंबर राशि, एक नंबर राशि जिसमें शनिदेव नीच के होते हैं, अगर ऐसा है तब तो फिर निसंदेह शनिदेव नीच के ही माने जाएंगे। और सुनील कुशवाहा है, इन्होंने पूछा है राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा का क्या परिणाम होगा यदि धनुलग्न में राहु तीसरे भाव में हो और केतु नवम में। देखिए यहाँ पर ये राहु का जो प्रभाव है सबसे बेहतर मैंने कहा है, क्योंकि राहु तृतीय में कारक होते हैं, लेकिन राहु में केतु का अंतर जातक के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी लाने वाला होता है। फिर भी ये बहुत हद तक कमी तो आ ही जाएगी, क्योंकि ये जो भाव है इस भाव में ये अच्छे होते हैं।
और पंकज कांडपाल हैं, इन्होंने पूछा है कर्क लग्न की कुंडली में गुरु अगर नवम भाव में मृत और वक्री हैं तो गुरु ग्रह का परिणाम कैसा होगा, भाग्य कैसा रहेगा। गुरु अगर भाग्य भाव में बैठे हैं तो निसंदेह मृत भी हो तब भी उनका बल उनको मिलेगा। गुरु को बलवान किया जा सकता है क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली है, तो वहाँ गुरु को बल दे करके और गुरु का श्रेष्ठ रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है। तो गुरु को बल देने का जो उपाय मैं सदैव बताया करता हूँ उसका आप पालन करिए। और परिमल पटेल है, इन्होंने पूछा है कि वृश्चिक लग्न में लग्न 0 अंश 53 कला पर है, चंद्रमा 15 अंश पर और कन्या राशि में है, तो क्या चंद्र राशि मजबूत स्थिति में है? बुध भी कन्या राशि में 22 अंश पर है, क्या मैं पन्ना पहन सकता हूं? साधारण दृष्टिकोण से अगर आपकी बातों से जो पता चल रहा है आप 100% पन्ना पहन सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सदैव यही सलाह देता हूं कि पूरी परिस्थितियों को देखने के बाद ही चंद्र कुंडली से संबंधित रत्नों को धारण किया जाए। लग्न कुंडली के सभी ग्रह एकदम बिल्कुल कमजोर हैं तो आप बड़े प्रेम से पन्ना पहनिए और चंद्र कुंडली को बलि कर लीजिए। लेकिन अगर लग्न कुंडली के कुछ ग्रह बलि हैं तो फिर लग्नेश को बलवान करने का यत्न किया जाए। और चंद्र कुंडली तो आपके बुध के पास बल है ही, गणेश जी की आराधना करके इसको और बल आप दे सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बस इतने ही प्रश्नों को लेकर के आज मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। सवाल आपके जवाब हमारे कार्यक्रम मैं मणिकर्णिका घाट पर लेकर के चल रहा हूं, वहीं पर आपको मां भगवती मणिकर्णिका का मैं दर्शन कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।